हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 का कैदी और कोकिला कविता पढ़ेंगे जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। ये आपका पाठ 12 है। तो पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पहले पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में 1889 में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये बहुत फेमस कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और इनकी कुछ रचनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा कैसी थी? सरल और जोशीली भाषा में लिखते थे ये। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश सरकार शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। ये आजादी से पहले के कवि हैं और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत प्रचार प्रसार किया और नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकले। वे सच्चे देश प्रेमी थे और 1921-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। अभी कुछ कवि जो हमारे लेखक और पत्रकार हैं, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देते हुए जेल यात्रा करी है। बहुत सारे कवि ऐसे हैं। उनकी कविताओं में हमें देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का चित्रण भी मिलता है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रकृति और प्रेम का चित्रण भी देखने को मिलता है। उन्हें देव पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी रचना में बोलचाल की भाषा का उपयोग किया। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, कैदी और कोकिला, उसमें ये उस समय लिखी है जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। मतलब अंग्रेजी शासक हमको जेल में तो डालते ही थे, साथ साथ हमें बहुत यातनाएं भी देते थे। तो जब कवि स्वयं जेल गए तब उनको समझ में आया कि कितनी त्रासदी उस जेलों में होती थी। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना करी। अभी इस कविता में उन्होंने अपनी वो सारी जो यातनाएं हैं एक कवि की, एक कैदी की, वो इन्होंने इस कविता में लिखी हैं। अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। अभी इन्होंने बताया कि एक स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद है और एक कोयल जो है वो जेल में जाती है। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहा है। कवि यानी कैदी के अनुसार जहां पर चोर डाकुओं को रखा जाता था, जेल में किसको रखते हैं? चोर डाकू को। लेकिन कवियों को, लेखकों को भी जेल में डाल दिया जाता था। वो कोई चोर डाकू नहीं थे, वो सिर्फ जनता को प्रेरित करने का काम करते थे। लेकिन सरकार ऐसी थी कि उसको पता था कि ये सारे लोग जो है वो जनता को भड़काएंगे, तो वो इनको भी जेल में डाल दिया करती थी। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर रहना पड़ता था। अब जेल में बेड़ी हथकड़ी डाल करके रखा जाता था, गंदा संदा खाना खाने को मिलता था और मारपीट, इनके साथ बहुत अत्याचार इनके ऊपर किए जाते थे। जीने तो नहीं दिया जाता था, चैन से मरने भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में कवि चाहता है कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए, और तभी वहां कोई कोयल जो है वो आती है। तो कवि उस कोयल के माध्यम से जनता को कह रहा है और कोयल से कह रहा है कि जाकर के जनता को ये मुक्ति का गीत सुनाओ। कवि स्वयं नहीं सुना सकता क्योंकि वो जेल में बंद है, तो वो कोयल को माध्यम बना के कह रहा है कि तुम जाओ और जनता को मुक्ति का संदेश दो और जनता में जागृति पैदा करो कि वो इस परतंत्रता से मुक्ति पा सके। ये इस कविता का सार है। कविता देखिए बच्चों। कैदी और कोकिला कविता का अर्थ: क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अभी वो कह रहे हैं कि वो कोयल से बोल रहे हैं और सब में देखिए हर पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी यहाँ प्रश्न शैली का प्रयोग है, प्रश्न अलंकार है। वो कोयल से पूछ रहे तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, बार बार गाती हो, फिर चुप हो जाती हो, फिर आवाज आती है, फिर चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, कुछ तो बताओ, क्या लाती हो तुम, क्या संदेश लाई हो, संदेश किसका है, तुम जो ये गाना गा रही हो क्या ये कोई संदेश है, और अगर है तो ये किसका संदेश है। कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ तो बताओ। अब इसका प्रसंग देखिए बच्चों। प्रसंग का मतलब है कहां से ली गई, इसके कवि कौन है, कविता का नाम क्या है। तो प्रयुक्त पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 12 कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इसमें कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी को कोयल को गाता हुआ देखकर उसके मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए। कैदी और कोकिला। अभी कोई कारागार में कैदी बंद है, अब यहाँ कोई और नहीं है, कवि खुद है। तो वो अंदर बंद है और कोयल को आधी रात में गाते सुना, तो वो कोयल से प्रश्न कर रहा है कि तुम क्या गा रही हो।
क्या है, बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठे हैं। भावार्थ क्या है, इसका अर्थ देखिए। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। उसके मन में क्या चल रहा है, रात का घोर अंधकार है में और कारागार के ऊपर जब वह कोयल गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव और प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उसे लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। अभी जेल में बच्चों जब वो बंद हैं तो ना तो कोई आवाज है, ना कोई बाहर की दुनिया से कोई उनका कनेक्शन है। तो एक कोयल जब बोल रही है तो कवि को लग रहा हो सकता है ये कोई संदेश लेकर आई हो सकता है कोई ये कहना चाहती हो। ये कवि के मन के भाव हैं। उस समय कैदी बंद होते हैं अंदर, ना उनको कोई सूचना मिलती, ना घर वालों की कोई खबर मिलती है। और कैदी भी वो चोर डाकू लुटेरे ही नहीं, साथ साथ ऐसे कवियों और साहित्यकारों को भी बंद कर दिया जाता था जिनकी की कोई गलती नहीं होती थी। वो केवल प्रेरणा देने के लिए लोगों को लिखते थे, अपनी कविता से लोगों में जीवन का संचार करते थे। अब कवि यहाँ उससे इन प्रश्नों का बोझ नहीं सहा जाता। अब वो बार बार उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, कोयल क्या गा रही है, क्या बोल रही है, किसका संदेश लेकर आई है। और ये जो प्रश्न है वो उसको बेचैन कर रहे हैं। और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछता है, तुम कहां से आई हो, क्या गा रही हो, रह रह के क्यों रुक जाती हो, कौन सा संदेश लाई हो, किसका संदेश लाई हो, वो सब प्रश्न कर रहा है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है, तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो, यह संदेश तुम्हें कहां से मिला, किसने दिया, बताओ तो कोयल। ये इसका भावार्थ है। अभी यहाँ बच्चों रह रहे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और भाषा कैसी है, सरल भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियां देखिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब यहाँ कवि पंक्तियां बहुत सुंदर भाव में हैं बच्चों। ऊंची काली दीवारों का घेरा, जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काली काली दीवारें हैं, डाकू चोर बटमारों का घेरा। उस जो है वो डेरे में कौन रह रहा है, जेल में डाकू हैं, चोर हैं, बटमार मतलब जो लुटेरे लोग होते हैं वो लुटेरे रह रहे हैं। जीना चाहता है तो पेट भर के खाना नहीं देते। जीने के लिए क्या चाहिए, पेट भर खाना चाहिए, लेकिन जेल में पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। तो जीना चाहे तो पेट भर खाना नहीं देते, मरना चाहो तो तड़प करके रह जाते, मरने भी नहीं देते। कोई वहां पर कोई सुसाइड नहीं कर सकता है, तो मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और जीने जिंदगी इतनी कठिन हो गई है कि दिन रात वहां कड़ा पहरा है, सब तरफ से पहरे में ये बंद हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, और ये जो शासन है, ये जो ब्रिटिश शासन है, ये ऐसा लगता है अंधकार का प्रभाव, गहरा प्रभाव, मतलब गहरे काले अंधकार में हम जीवन जी रहे। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा भी हमको निराश करके चला गया है। अब चंद्रमा जब चांदनी रातें होती हैं तो थोड़ी रोशनी जेल में आती होगी, लेकिन अब काली रात है, अमावस्या का समय आ गया, वो अंधेरा पक्ष आ गया, तो चांद भी चला गया है और सब तरफ कालिमा अंधेरा। तो कह रहे हिमकर भी हमें निराश करके चला गया, रात भी काली रात हो गई है, सब कुछ काला है, दीवारें काली हैं, अंदर मन में काला है, सब तरफ अंधकार काला है, ये शासन काला है, और चंद्रमा भी चला गया, रात भी काली हो गई है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। और कालिमा मई, हे कोयल, कोयल भी तो काली होती है, तो हे कोयल तू इस समय क्यों जगी हुई है। आली मतलब सखी, दोस्त। हे सखी तू इस समय क्यों जगी हुई है, और हे कालिमा मई, हे काली कोयल तू रात के अंधेरे में क्यों चिल्ला रही है। अर्थ देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं। अभी ये तो कवि है ना, लेकिन इनको भी उन्हीं चोर डाकुओं के साथ बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंग्रेज किसी को अलग नहीं समझते, सबको एक नजर से पीटते थे, मारते थे, अत्याचार करते थे। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनका सम्मान होना चाहिए था, उनके साथ इस तरह का अत्याचार नहीं। लेकिन ब्रिटिश शासन में बहुत नाइंसाफी थी, तो उसी अत्याचार को वो जनता को बता रहे हैं। किसके माध्यम से, कोयल के माध्यम से। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखा जाता है, मतलब जिंदा भी रहना है और तड़प तड़प कर रहना है।
यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। प्रशासन क्या चाहता था सरकार कि इनको इतना कष्ट दो, इतनी त्रासदी दो कि ये या तो अपना दम तोड़ दे और या ये भूल जाए स्वतंत्रता के लिए लड़ना। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा दिया है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं। अब यहाँ बच्चों, चंद्रमा जो है वो न्याय का प्रतीक है। चंद्रमा का चले जाना, अंधेरी रात अन्याय का प्रतीक है। यहाँ काले और सफेद रंगों से कवि ने न्याय और अन्याय, अत्याचार का प्रतीक दिखाया है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तो क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तो कोई संदेश लेकर आई है? अभी उनको लग रहा है शायद ये कोई संदेश लाई होगी, तो वो कोयल से पूछे, इतनी रात में, अंधेरे में, जहां रात भी अंधेरी है, चंद्रमा भी चला गया, तो खुद भी काली है, तो क्या संदेश लेकर आई है? क्या कहना चाहती है? अब यहाँ बच्चों, दिन रात, बीच में डैश है, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास लगा हुआ है और बोलचाल की साधारण भाषा है, छोटे छोटे वाक्य हैं। ये इस पैराग्राफ का विषय। आगे देखते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहा है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अभी वो कोयल से कह रहे हैं कि तो क्यों हुक पड़ी, हुक मतलब दर्द, वेदना। कोयल की जो आवाज है उसमें मिठास नहीं है, उसमें भी वेदना है, दर्द है। लगता है कोयल ये जो सब अत्याचार देख रही है वो भी तकलीफ में है। तो वो कह रहे हैं क्यों हुक पड़ी, तेरे क्यों हुक निकल रही है, वेदना बोझ वाली सी। ऐसा लग रहा है तेरे हृदय में भी कोई बोझ है, तो इस अत्याचार को देख करके तेरे अंदर दर्द आ गया है। क्या लुटा, तेरा क्या लुट गया कोयल, बोलो तो क्या लुटा, क्या चला गया तेरा? वैभव, मृदुल वैभव की रखवाली सी, तू तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली है। मृदुल वैभव जो तू मीठे कंठ से गाती है, इस समय तेरा कंठ में वो मिठास कहाँ चली गई? तेरा वो वैभव कहाँ गया, वो मिठास कहाँ चली गई? कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ तो बताओ। अर्थ देखिए, इन पंक्तियों की कवि ने कोयल से स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई दे रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसीलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की हूक सुनाई पड़ रही है? कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते ही सुनकर के कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी ना मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा कि कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आ गई है? अभी यहां स्वतंत्रता सेनानी जो वो कोयल से पूछ रहा है कि तू जो मीठा स्वर गाने वाली थी, तेरे अंदर से क्यों ये वेदना की आवाज निकल रही? तेरा कुछ लुट गया, तेरी वो मिठास कहाँ चली गई? किस वेदना, किस तड़प में है तू बता। या फिर ये जो हमारे अत्याचार है इसको देखकर तेरी मिठास चली गई और तेरे अंदर जो वो मिठास की गाना था उसकी जगह वेदना की हूक निकल रही? क्या हुआ है कोयल, बताओ तो। आगे की पंक्तियां देखें। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। अब वो पूछे, क्या तू पागल हो गई है? बावली मतलब पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल, जंगल में आग लग जाती है कई बार अपने आप। जंगल में जब जंगल सूखे हो जाते हैं और वहां घर्षण से आग लग जाती है तो पक्षी चिल्लाने लग जाते हैं आग को देखकर। तो वो कोयल से पूछ रहे, क्या तूने कोई दावानल देख ली, कोई जंगल की आग देख ली है जो चिल्ला रही है इतनी जोर जोर से? क्यों चीख रही है इस आधी रात को? तू पागल हो गई है क्या, क्यों चिल्ला रही है? स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात को गाना चीखना लगा, बड़ा अस्वाभाविक लगा, मतलब नेचुरल नहीं है, बड़ा अननेचुरल। रात को कोयल नहीं बोलती, कोयल सुबह के समय बोलती है जब मौसम सुहाना होता है। और इस त्रासदी वाली जेल में आकर के कोयल का बोलना बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है उनको। इसी वजह से वो कोयल को बावली कहते हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए चीख चीख कर सबको बता रही है। अभी अंग्रेजी सरकार जो अत्याचार करती थी, जो प्रताड़नाएं देती थी,
उसको लगता है कोयल ने देख लिया है और उसका मिठास तो चली गई है और वो आधी रात को चिल्ला रही है, चीख रही है। तो यही वो कोयल से पूछ रहा है, लगता तूने कोई दावा नल देख ली है, कोई जंगल में लगी आग देख ली। यहाँ जंगल में लगी आग किसका प्रतीक है? अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों का प्रतीक है। और ऐसा लग रहा है कि कोयल ने वो देख लिया और वो परेशान हो गई है और आधी रात को वो चिल्लाने लगी है। अभी उसके गाने में वो मिठास नहीं है, वो दर्द है, वो वेदना है, वो पीड़ा है। और कवि पूछ रहा है कि तूने क्या देख लिया, तो क्यों चिल्ला रही, लगता है तू पागल हो गई है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर रखूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अभी अगर आपको बच्चों जंगल वो जेल का कुछ आइडिया हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो जेल में अंग्रेजी सरकार जो थी, जो कैदी होते हैं उनको, कैदी जो होते हैं उनसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं, चरक लगा होता है, उसमें से तेल निकलवाया जाता है, अंदर बीजे डाल दिए जाते हैं और मूठ जो होती है उसको गर्दन पर यहाँ रख देते हैं। वैसे तो बेल्ट लगाए जाते हैं, लेकिन वहां कैदियों के सर पर वो जुआ रख दिया जाता है लकड़ी का, और वो उसको पकड़ करके घूमते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो चक्की चलती है और उससे तेल निकलता है। तो वो तेल निकलवाने का काम करते हैं, उनसे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। सूत कतवाया जाता था, क्यारियां खुदवाई जाती थी, मतलब सड़कें बनवाई जाती, बहुत काम करवाए जाते कैदियों से। तो वो कह रहे हैं कि लगता, और कैसे साथ में वो बड़े बड़े मोटे लोहे के जंजीरें पहनी हुई, पैरों में जंजीरें पड़ी, गले में वो जंजीरें पड़ी हुई, उन जंजीरों के साथ वो ये काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, लगता कोयल तू हमारी ये जो जंजीरों के गहने हमने पहने हैं। उन्होंने गहना क्यों कहा बच्चों? जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जेल जाना अपने लिए गौरव की बात मानते थे। जो हथकड़ियां होती थी उसको वो अपना गहना मान करके स्वीकार कर लेते थे कि जो कुछ मिल रहा है ये देश के लिए मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं लगता तो ये जंजीरों का गहना देख नहीं पाई, हथकड़ियां हमारी देख नहीं पाई है, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज ने हमको गहना पहनाया है। कोल्हू का चर रचूं, वो जो कोल्हू की आवाज आ रही, चर रचूं, लगता तो सुन नहीं पाई, ये तेरे लिए कठिन आवाज होगी, हमारे तो जीवन की तान है, इसी से हमको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ये जो आवाज चल रही है जेल में, जो ये आवाजें हैं, यही हमारे लिए प्रेरणा है, इन्हीं के भरोसे हम जिंदा हैं। तो वो कह रहे लगता तू ये सब देख नहीं पा रही है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी तोड़ते हैं हम, पत्थर गिट्टियां तोड़ते हैं, उन गिट्टियों पर हमने ताने लिख दिए, गीत लिख दिए हैं लिख लिख कर, उन पे हमारे उंगलियों की छाप है। यानी इतनी गिट्टियां तोड़ी हैं कि वो जो गिट्टियां उस पे हमारे हाथों के निशान तक पड़ गए हैं। हमने उस पर जीवन के, स्वतंत्रता के गाने लिख डाले हैं। है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, पेट पर जुआ को लगाकर, जुआ मतलब मोटे लकड़ी को पेट से दबाते हैं और एक जुआ जो है वो कंधे पे रखा होता है, उससे पेट से प्रेशर लगा करके आगे खींचा जाता है। तो हम मोट को पेट पर लगा करके जुआ को खींचते हैं, खाली करते हैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और हम ये तेल का कुआं नहीं खाली कर रहे हैं, हम ये ब्रिटिश सरकार की अकड़ को खाली करते हैं। मतलब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, अपनी अकड़ में हमको उसने तेल का कोल्हू में हमको लगा दिया है, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी अकड़ ढीली कर रहे हैं, हम तेल के साथ साथ उसकी अकड़ भी निकाल रहे हैं। मतलब वो अंग्रेज सोचती थी जितने अत्याचार करना चाहते हो करो, एक दिन तो ये मर जाएंगे या ये कबूल लेंगे। पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने कभी हार नहीं मारी, जितने अत्याचार होते थे वो भारत माता की जय बोलते जाते थे और एक एक कोड़ा सहते जाते थे। तो उनका जो अहम था, वो जो उनका दम्भ था, उसको वो तोड़ देते थे। उनकी अकड़ के कुएं को वो खाली करते हैं और आराम से जुआ चलाते हैं और कोल्हू से तेल निकालते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तुम्हारे दिन में करुणा क्यों जगे, दिल में तो दर्द, ये दर्द क्यों आ रहा है तुम्हारे मन में, वेदना क्यों आ रही है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तुम दिन की लगता है ये तकलीफें नहीं देख पाई, इसीलिए रात में तुम आकर के चिल्लाने आ गई और हमारे ऊपर गजब ढा रही हुई है रो रो के, तुम्हारी वेदना सुनकर के हम और तकलीफ में हैं। कवि को लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है क्या तुम्हें हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे नहीं देख सकती, अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, अब तो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन की प्रेरणा गीत बन गया है, दिन भर
पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हमें अपनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुकते। मतलब भूखा रखा जाता था, मारा जाता था, कोलू चलवाया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे, सब तरह की यातना दी जाती थी, खाना भी नहीं देते थे, फिर भी ये झुके नहीं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी शासन के आगे झुके नहीं, तभी हमें स्वतंत्रता मिली है बच्चों। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है। जब ये यातनाएं पड़ती है तो हमारे अंदर और ताकत आ जाती है और हम जीने के लिए और तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। लेकिन हमें दर्द नहीं होता, रोते नहीं है हम। दर्द होता भी है तो हम सह लेते हैं। किसके लिए? देश के लिए। हम रोते नहीं हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारी इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। मैं दिन भर भी सह लेता हूं, पर रात को जो तुम ये आकर के चिल्ला रही हो, दर्द भरी आवाज में चिल्ला रही हो, इसने मुझे परेशान बेचैन कर दिया है। क्यों चिल्ला रही हो? तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम हमें देखकर व्याकुल हो गई हो या तुम पागल हो गई हो? आगे की पंक्तियां, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्या हो, रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। अभी वो कह रहे हैं ये जो शांत समय, रात का समय कैसा है? एकदम सन्नाटा है, अंधकार को भेद, और अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, उसको भेद करके आवाज आ रही है कोयल की। मतलब पूरे अंधकार सन्नाटे में केवल एक आवाज सुनाई दे रही है कोयल की। तो वो कह रहे हैं इस अंधकार को भेदती हुई तुम्हारी आवाज आ रही है, क्या हुआ है कोयल? बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? तुम लगता है, ऐसा लगता है तुम हमारे अंदर विद्रोह के बीज डालने आई हो कि हमको यहाँ से चिल्लाना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, इसके हम जो प्रताड़ना झेल रहे हैं इसका विद्रोह कर देना चाहिए। क्या ये बीज बोने आई हो तुम? कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरती हो इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, क्या तुम्हारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन करता है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गाकर भारतीयों के मन में देश प्रेम और भक्ति के भावना को मजबूत कर रही है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये त्रासनाएं नहीं झेली होती, उसका विद्रोह नहीं किया होता, तो आज हम आजाद देश में नहीं बैठे होते। 200 साल लगे हमको इस स्वतंत्रता को पाने में बच्चों। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत भी ब्याली की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब यहाँ पंक्तियों में ये जो काली शब्द का प्रयोग है बच्चों, वो देखने लायक है, सुंदर प्रयोग है यहाँ पर। और ये जो काली शब्द है ये यमक और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है बच्चों, बहुत सुंदर। काली तू रजनी भी काली है, कोयल तू भी काली है, रजनी मतलब रात, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। और ये जो अंग्रेजी सरकार का शासन है, ब्रिटिश सरकार, वो भी काला शासन है, मतलब घोर अत्याचारी शासन है। काली लहर कल्पना काली, हर लहर काली है, मतलब दर्द से भरी लहर है। हमारी कल्पना तक काली हो गई, हमारी कल्पना में भी कोई उजाला, कोई रोशनी, कोई आशा नहीं रह गई है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी कोठरी कैसी जिसमें मैं रहता हूं वो भी काले रंग की है, अंधेरा है, बिल्कुल काले रंग से पुती हुई है, काली कोठरी है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो मेरी लोहे की श्रृंखलाएं हैं, ये जो जंजीरें हैं, ये भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, पहरे की जो हुंकृति है, जो पहरा पड़ा है, ये कैसे हैं? जो पहरा है उसके हुंकार कैसी है? नाग की तरह, ब्याली मतलब शेर, वो सांप और नागिन की तरह है, वो फुफकार रहे हैं। जो पहरे पर जो चौकीदार और पहरेदार लगे, वो हमारे आ करके फुफकारते हैं हमारे ऊपर, फुफकारते हैं हमारे ऊपर, सांप की तरह हमारे ऊपर चिल्लाते, नजर रखते हैं पैनी। तिस पर है गाली ए आली, और साथ में हमें गालियां देते हैं, मतलब पहरा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते और हमें गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तिस पर है गाली ए आली, आली मतलब हे सखी, ये कोयल देख, हमें ऐसे ऐसे रखा है इन्होंने। यहाँ लाला की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार, काली काला, काली काली काली, अनुप्रास अलंकार। और पहली पंक्ति में काली शब्द 2 बार आया, काली तू रजनी भी काली, यहाँ यमक अलंकार। पहली काली किसके लिए आया? कोयल के लिए, और रजनी भी काली, काले रंग के लिए। तो यहाँ यमक अलंकार है पहली पंक्ति में।
भावार्थ देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया। काले रंग को हमारे समाज में फैले हुए दुख और अशांति का प्रतीक माना है। काला रंग किसका प्रतीक है? दुख और अशांति का। इसीलिए कवि यहाँ हर चीज को काला बताता है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, और जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। जेल के अंदर सब कुछ काला है, सब अंधेरा है, और रात भी काली है, चांद भी चला गया, उसने भी बेवफाई कर दी है, और तू काले रंग की कोयल आकर के बजाय मधुर स्वर के तू तो हमें ये ऐसा वेदना का स्वर सुना रही है। तू, मैंने जो टोपी पहनी है वो भी काली है, और कंबल जो ओढ़ा है वो भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहनी है वह भी काली हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी सब काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गालियां भी सुननी पड़ती हैं। इतनी यातनाएं कम है। उसके अलावा ये जो पहरेदार हैं ये हमारे ऊपर चिल्लाते हैं और हमें गालियां देते हैं, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। जो इनकी गालियां हैं वो हमें चुभ जाती हैं, काटती हैं, जैसे कि किसी काले सांप ने हमको डस लिया। मार्मिक चित्रण है बच्चों इस बात का। आगे की पंक्तियां, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब वो कह रहा है इस काले संकट सागर पर, ये जो हमारे ऊपर काले रंग का संकट है, यानी ये जो अत्याचारों का जो संकट है, मरने की मदमाती, इस संकट सागर पर मरने की तुम तो मतलब बेहोशी में हो क्या, नशे में हो, जो इस काल कोठरी के इस काली जो जेल है यातनाओं से भरी, वहां क्यों आ गई हो तुम तो स्वतंत्र हो, कम से कम तुम स्वतंत्र रहो, नहीं तो तुम्हें भी पकड़ लेंगे ये। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम्हारे इतने सुंदर जो गीत है उनको यहाँ क्यों तैरा रही हो, इस काली कोठरी में क्यों तैरा रही हो, जाओ बाहर दुनिया में, वहां बोलो, सवेरे के समय बोलो, रात में मत बोलो। तुम तो स्वतंत्र हो, हम तो परतंत्र हैं, पर तुम तो स्वतंत्र रहो। कवि ये नहीं समझ पा रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर क्यों मंडरा रही है और अपनी मधुर आवाज के गीत क्यों गा रही है। क्या वह संकट में खुद को इसलिए लेकर आई है कि उससे मरने की ठान ली है? अगर क्या मरना चाहती हो जो यहाँ आ गई हो? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ, क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? तुम तो आजादी की भावना जगाना चाहती हो, लेकिन हम तो विपरीत परिस्थितियों में यहाँ बंधे हुए हैं, काले रंग में, यहाँ अंधकार में, अत्याचार में बंधे हैं, जंजीरों से बंधे हैं, ऊपर से पहरेदार हैं जो फुफकारते रहते हैं, हुंकार भरते रहते हैं। तो हमें आजादी का गीत सुना रही हो? क्यों यहाँ आई हो मरने के लिए? क्या तुमको मरने की ठान ली है तुमने जो तुम यहाँ आ गई हो? हे कोयल बोलो तो, तुम क्यों गा रही हो ऐसे गीत? यहाँ पर जो बच्चों पंक्ति है, इस काले संकट सागर में संकट रूपी सागर नहीं कहा, संकट का ही सागर है, यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ पर संकट का ही सागर है। ये सागर जो है संकट का सागर है, ये इतना बड़ा जो हमारे ऊपर इतने कष्ट और इतना दर्द आया हुआ है। आगे की पंक्तियां, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहां रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण फेरी। अब वो कोयल से कह रहे हैं कि तेरे और मेरे अंदर बहुत अंतर है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरे हरे पत्तों की डाली मिली हुई है, मुझे मिली कोठरी काली, मुझे तो काली रंग की कोठरी नसीब है, तो क्यों यहाँ आ गई है? तेरा नभ भर में संचार, तू तो सारे संसार में घूम सकती है, नभ भर में, आकाश भर में संचार कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो 10 बाई 10 का संसार है, 10 फुट का छोटी सी काल कोठरी है मेरी, मैं तो उसमें पड़ा हूं। तेरे गीत कहावे वहां, तेरे गीत लोग सुनकर के वाह वाह करते हैं, रोना भी है मुझे गुनाह, और मुझे तो गाना तो छोड़ो, मैं तो रोना भी गुनाह है। अगर कोई कैदी रोता था या आवाज करता था या आवाज निकालता था तो और मारते थे उसको, तो मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है, और तू तो गीत गा सकती है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरे अंदर कोई समानता नहीं है, विषमता है, बहुत अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और फिर भी तू रणभेरी, युद्ध की बेरी बजा दी, तूने युद्ध का ऐलान कर दिया। अरे देख तो सही पहले कि मैं तो कैसा बंधा हूं, तू स्वतंत्र है, मैं तो बंधा हूं, मैं कैसे युद्ध के लिए तैयार हूं, तो क्यों रणभेरी बजा रही है? कोयल के मधुर गानों के सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल और बंद कैदी के मन की स्थिति की तुलना बड़े मार्मिक ढंग से करी है, जहां एक और कोयल पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं भी विचरण कर सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है।
वह वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं। वहां किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है, तो क्यों आई है, क्यों रणभेरी बजा रही है, क्या रहस्य है इसके पीछे, कवि उससे पूछ रहा है। कालकोठरी काका की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि को जो कोयल का गाना है वो कैसा लग रहा है? हुंकार जैसा, मतलब आजादी के लिए जो हुंकार होती ना, चित्कार, वो आवाज लग रही। बोल रहे हैं इस हुंकृति पर, तेरी ये जो चिल्लाहट है, जो गर्जना है, इस पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। वो तो कवि है, तो वो कह रहा है मैं अपनी कृति से लिख करके क्या करूं, बोलो और बताओ मुझे मैं क्या करूं। तुम जो ये आकर के देशभक्ति का गीत कर रही हो, युद्ध की रणभेरी बजा रही हो, बताओ मुझे मैं और क्या लिखूं। कोयल बोलो तो मोहन के व्रत पर, यहां मोहन किसके लिए आया? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी के लिए आया कि उन्होंने जो व्रत लिया है स्वतंत्रता दिलाने का, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मैं अपने प्राणों को कहां झोंक दूं, बताओ मैं कहां अपने प्राण निछावर कर दूं, मैं तैयार हूं। कोकिल बोलो तो मैं अपने प्राणों को आहुति देने को तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, अपनी कृति में और क्या लिख दूं। भावार्थ देखो बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया। जहां कोयल अपने जोशीले गाने से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता सेनानी लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, मुझे बता कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा स्वतंत्रता संग्राम है, मैं बता अपने प्राण किस तरह उसमें झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूं। कवि क्या करता है बच्चों? लिख करके एक ज्योत जगाता है, एक जागृत पैदा करता है लोगों के हृदय में। तो कवि होकर के मैं और बताओ मैं ऐसा क्या लिखूं, मुझे अपने प्राण कहां और देने हैं, बताओ मैं करने को तैयार हूं। मैं जो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चलाया है, मैं उसमें और क्या करूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो मुझे बताओ। मतलब यहाँ बच्चों ये बताया गया कि जिस समय जो माहौल था स्वतंत्रता संग्राम का, उस समय देश की जनता अत्याचारों से पीड़ित थी। स्वतंत्रता सेनानी दिन रात लड़ करके अपनी स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। कवि, लेखक, पत्रकार, वो सब लोगों को जगाने का काम करते थे, लोगों को इकट्ठा करने का काम करते थे, उनके अंदर चेतना जगाने। हमारी चेतना मर चुकी थी। हम 200 साल जो परतंत्रता में रहे, तो हमने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि हम कभी स्वतंत्र होंगे। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी ही थे जिन्होंने हमें जागरण दिया, हमारे अंदर आशा जगाई और ताकत दी हमको कि नहीं लड़ो, ये देश हमारा है, ये जो बाहर से आए फिरंगी इनको भगाओ यहां से, ये हमारे देश पर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनको निकालो और अपनी स्वतंत्रता वापस लो। स्वतंत्रता के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है। जो ये एक कवि की परतंत्रता के लिए उसका आक्रोश और स्वतंत्रता पाने के लिए उसकी जो इच्छा है, उसको वो कोयल के माध्यम से और एक कैदी के माध्यम से उसने इस कविता में लिखा है। और शब्द और विचार बहुत भावनात्मक, बहुत इमोशनल कविता है। जो कविता उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो रिवाइंड करके देखिए बच्चों, वीडियो पूरा बिना स्किप करे देखिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।